नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद हो सके और आप और हमारी भी मदद हो सके। तो चलिए, अभी हम जीके के आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उसको देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप सभी लोग देखिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए दिया गया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ऑप्शन बी, भानुगुप्त का एरण शिलालेख। ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय का एलोहल स्थित शिलालेख। या ऑप्शन डी, भानुगुप्त का भितान शिलालेख। इस शिलालेखों में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है इन चारों ऑप्शन में से आपका। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएंगे, भानुगुप्त का भितान शिलालेख। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी वाला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है? सुनहरा चावल, फ्लावर सावल सावर, बीटी बैगन या बीटी कपास? भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा आपका कौन सा है, बताइए आप सभी लोग। तो बीटी बैगन, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएंगे। बैसिलस हिरियनजीनियस बैगन, जिसे ब्रिटिश बैगन के नाम से जाना जाता है, जीएम तकनीकी के तहत एक प्राणी या वनस्पति के जीन को निकालकर दूसरे असंबंधित प्राणी या वनस्पति में डाला जाता है। इसके तहत हाइब्रिड बनाने के लिए किसी जीव के नपुंसकता पैदा की जाती है। जैसे जीएम सरसों का प्रवर्धित करने के लिए सरसों के फूल में होने वाले स्वपरागण को रोकने के लिए नर नपुंसकता पैदा हो जाती है। फिर वह तितलियां, मधुमक्खी और कीड़ों के जरिए परागण होने से एक हाइब्रिड तैयार होता है। इसी तरह बीटी बैगन में प्रतिरोधकता के लिए जहरीला जीन डाला जाता है ताकि बैगन पर हमला करने वाला कीड़ा मर सके। इसके अलावा भारतीय किसानों को बीजों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो भारतीय कृषि के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। 33 नंबर। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? 1965 से 1970, 1965 से 1980 या 1967 से 1978 या 1967 से 1919? तो आप सभी को बताना है हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला आप सभी का। तो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ 1966 से 1967 में हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो 1978 तक चली थी। 1966 से 1967 में हुआ और 1978 तक चली। हरित क्रांति को भारत में प्रारंभ करने का सम्मान नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर राम नारमन बोरलॉग को है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई थी। आपका अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न। जौनपुर में रिक्त स्थान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। मुबारक शाह, इब्राहिम शकी, मलिक सरवर, हुसैन शाह? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है, एक मस्जिद है अटाला मस्जिद। वो सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह जो 1408 ईस्वी में बनवाई। ठीक है, तो आपका इब्राहिम शकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटाला मस्जिद जौनपुर वास्तुकला का उत्तम नमूना है। वह मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता इसके अग्रभाग में उठा हुआ प्रार्थना कक्ष और मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं, जिसमें सुंदर सजावट की गई है। 20 का तोरण द्वार
सबसे ऊंचा है और इसकी लंबाई 23 मीटर है। आपका अगला प्रश्न 35 नंबर है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? महासागरों में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, या चक्रीय हाइड्रोकार्बन का, या एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का? तो मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का, ठीक है, मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दिया गया है 37 नंबर। तो एमोनेल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, या एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, या एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, या एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का? तो एमोनेल एक मिश्रण है, किसका है आपको इसका बताना है आंसर। एमोनेल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या देगा, 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन ए आपका आदित्य, ऑप्शन बी आपका सहर्ष टी, ऑप्शन सी टीफर क्रे XC30, या ऑप्शन डी प्रत्युष? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाप्लेपस सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया। इस सुपर कंप्यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्युष नाम दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा। सुपर कंप्यूटर की 6.8 पेटाफ्लॉप HPC क्षमता में से 4 पेटाफ्लॉप पुणे के उद्देश्यीय मौसम विज्ञान संस्था और शेष 2.8 पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित की गई है। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक कहा जाता है? इंटरनेट, या डोंगल, या थर्मास्टेट, या सर्वर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। सर्वर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है या सिस्टम को स्थानीय क्षेत्र यानी नेटवर्क, लैन या इंटरनेट पर विस्तृत क्षेत्र जैसे वैन पर डेटा प्रदान करता है। सर्वर को हम नेटवर्क पर या कंप्यूटर का एक हिस्सा भी मान सकते हैं जो नेटवर्क रिसोर्स को मैसेज करता है। एक डेटा सर्वर ऐसा सर्वर प्रोग्राम चलाने के लिए फिजिकल कंप्यूटर को भी सर्वर के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर, देखिए क्या देगा, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान, सिद्धेश्वरी देवी? तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है तो सिद्धेश्वरी देवी और राइट हो जाएंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त 1908 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री श्याम तथा माता श्रीमती चंदा उर्फ श्यामा थी। जब वे 1.5 वर्ष की थी तब उनकी माता का निधन हो गया। अंततः
अतः उनका पालन उनकी नानी मौनाबाई ने किया, जो एक लोकप्रिय गायिका व नर्तकी थी। सिद्धेश्वरी देवी को का बचपन का नाम गोनो गोनो था। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी का नाम प्रख्यात विद्वान और ज्योतिषी पंडित महादेवी प्रसाद मिश्र ने दिया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ था? आर्यावर्त में, ब्रह्मावर्त में, श्रावण में या पड़रौना में? तो इनका रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम आपका ब्रह्मावर्त में था। ब्रह्मावर्त वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। माता सीता ने श्री राम के द्वारा गृह त्याग के आदेश पर यहीं रहकर समय व्यतीत किया था और इसी आश्रम में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया था। आश्रम साधारण नगर क्षेत्र से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ एक छोटे पोखर पर सीता कुंड और साथ ही में सीता रसोई है। पास ही स्थित दीपमालिका का स्तंभ या स्वर्ग की सीढ़ी दर्शनीय है। इस स्थापत्य में 48 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र का नैना विराम दृश्य आंखों को सुकून देने वाला है। आपका अगला प्रश्न देखिए, अब 42 नंबर है, क्या दिया गया? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? तो आपका जो कर्क रेखा है यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। लेकिन आपका मणिपुर ये नहीं आता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 43 देखिए, क्या दिया गया? मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 9 मई 1957 को? तो 43 नंबर प्रश्न का आप सभी का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा? तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है 10 मई 1857 राइट हो जाएंगे। सिपाही स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसके पूर्व ही बहरामपुर और बैरकपुर की छावनियों के सैनिकों में असंतोष के लक्षण प्रकट हो चुके थे। 28 मार्च 1857 ईस्वी का मंगल पांडे नामक भारतीय सैनिक ने दिन दहाड़े एक अंग्रेज पदाधिकारी को मार डाला। उस समय जो विद्रोह हुआ था वह जल्दी दबा दिया गया, फिर भी विद्रोहाग्नि भीतर ही भीतर धधकती रही और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में इसकी ज्वाला भड़क उठी। आपका अगला प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न है, क्या दिया गया है? गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ऑप्शन बी, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है। ऑप्शन सी, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं। या ऑप्शन डी, खड़े जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 45 नंबर। आई होप कि आपको पूरा दिखता हो, अगर नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट रुक जाइए। अभी शायद दिखता हो, नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट बस, और थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। ज़्यादा ऊपर हो गया, प्रश्न ही हमको नहीं दिख रहा है। तो हाँ हो रहा है, हाँ अब शायद दिखता हो आप सभी को। हाँ चलिए, तो पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया गया है। अंतर्वर्ती मतलब जायद फसलें हैं। ऑप्शन ए पढ़िए पहले क्या दिए गए। वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। ऑप्शन बी, प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। ऑप्शन सी, वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए
रोपित की जाती हैं। ऑप्शन डी, वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। जायद फसलें होती हैं, कौन सी होती हैं, जिसको अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। तो जायद फसलें होती हैं जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 46वां प्रश्न पढ़ने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, महलवाड़ी, दस्तक, रैयतवाड़ी। 46वां प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 46 नंबर में आप जिसका भी आंसर नंबर सी है वो राइट हो जाएंगे। दस्तक प्रणाली भारतीय ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली नहीं है, जबकि अन्य सभी अर्थात जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रणाली भू राजस्व से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर क्या दिया गया, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संबंधी, टांट्रो जल संबंधी, कुक जल संबंधी या डोवल जल संबंधी। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 47 नंबर पे जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएंगे। फ्लोरिडा जल संबंधी विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मेक्सिको की खाड़ी एक सागर बेसिन और जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका से घिरा है। यह पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खाड़ी तट से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में मेक्सिको और दक्षिण पूर्व में क्यूबा द्वारा बाध्य है। आपका अगला प्रश्न है 48 में, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्षों में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्षों में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्षों में समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेरण लेख, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेशिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए 50 नंबर आखिरी प्रश्न है, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ, लोकसभा रद्द किए जाने के ठीक पहले, नई लोकसभा के प्रथम बैठक के पूर्व तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब लोकसभा रद्द की कर दी जाए तब अध्यक्ष पद नए लोकसभा के प्रथम बैठक के पूर्व तक रद्द की जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहे आपके जीके के 50 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल से आप सभी जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हम आपकी और भी ऐसी मदद कर सकें जो आप अपनी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सरकारी सीट पा सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपका क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।